हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप? आपका हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल देवभूमि एग्जाम पॉइंट में। तो देखिए, आज यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाए हैं जो आगामी यहाँ पर एग्जाम होना है प्रयोगशाला सहायक का। तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। यहाँ पर जो है सभी प्रकार के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जियोलॉजी, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से। तो यहाँ पर जो आपको हमारे साथ बने रहना है वीडियो के अंत तक। और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आपको जो है चैनल यहाँ पर सब्सक्राइब कर लेना है बेल आइकन प्रेस करके, जिससे कि सारे नोटिफिकेशन हमारी वीडियो के आपको मिलते रहें। तो ज़्यादा देर नहीं करते हैं, तो बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। फटाफट यहाँ पर आप आंसर देने की कोशिश करें। तो देखिए, आज का यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे जो पूछा गया है, एक पत्थर पृथ्वी तल से क्षैतिज में 30 अंश के कोण पर 49 मीटर प्रति सेकंड की चाल से फेंका जाता है, यानी कि 49 मीटर प्रति सेकंड की चाल से फेंका जाता है, तो पत्थर का उड्डयन काल क्या होगा? तो पहले तो आप ये बताइए कि उड्डयन काल होता क्या है, जो फ्लाइट टाइम होता क्या है उड्डयन काल। देखिए, उड्डयन काल से आप अगर आपको मैं समझाऊं, जब किसी पिंड को वायु में फेंका जाता है तो फेंकने के बाद यह और जमीन पर गिरने से पहले, अर्थात जितने समय तक पिंड वायु में रहता है उस समय को प्रक्षेप्य का उड्डयन काल कहते हैं। अगर देखिए, अगर आपको सिंपल सी भाषा में मैं समझाऊं, अगर सिंपल सी भाषा में आपको मैं समझाऊं, तो कहने का मतलब ये हुआ कि उड्डयन काल वह काल है कि किसी पिंड को वायु में फेंका जाता है, तो जितने समय तक पिंड वायु में रहता है, जितने समय तक पिंड वायु में रहता है उस समय का प्रक्षेप्य पर उड्डयन काल उसे कहते हैं। तो आप समझ चुके हैं तो कि उड्डयन काल क्या होता है। तो देखिए, इसका राइट आंसर आपको देना है यहाँ पर। तो एक पत्थर जो है पृथ्वी तल से क्षैतिज में 30 अंश के कोण पर 49 मीटर प्रति सेकंड की चाल से फेंका जाता है, तो पत्थर का उड्डयन काल क्या होगा? तो उड्डयन काल आप समझ चुके हैं कि उड्डयन काल क्या होता है। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हमारा 5 सेकंड, बिल्कुल राइट आंसर है। 5 सेकंड होगा इसका राइट आंसर, बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर बी वाला बिल्कुल सही आंसर है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 2 देखने को यहाँ पर मिलता है आपको। तो यहाँ पर देखिए, आपसे पूछा गया है, यदि कोई पिंड ऋजु रेखा पर चल रहा है तब इसके त्वरण का मान क्या होगा? देखिए, आपको यहाँ पर बताना है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो पहले तो आप त्वरण को समझिए। त्वरण होता क्या है? देखिए, त्वरण जो है वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको जो है वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, समझना है आंसर को। तो वेग परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? त्वरण कहलाता है। और इसकी विमा जो होती है, आपको विमा भी याद रखनी है। क्या पता क्वेश्चन किस तरह से पूछे। तो विमा जो है त्वरण की क्या होती है? अल्टी माइनस टू, ये इसकी विमा होती है। तो आप समझ चुके हैं त्वरण बराबर क्या होता है? वेग परिवर्तन बटे समय। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर हमारे पास ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा। जीरो क्या होगा? इसका राइट आंसर है क्या होता है? शून्य होता है। बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपको थर्ड वाला दिखाई देता है। क्वेश्चन थर्ड देखिए, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि सरल आवर्त गति में जब कण का विस्थापन अधिकतम होता है तब उसका वेग क्या होगा? देखिए, क्वेश्चन 3 आपसे क्या कह रहा है, आपको ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को। सरल आवर्त गति में जब कण का विस्थापन अधिकतम होता है तब उसका वेग क्या होगा, आपसे पूछा गया है। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं सभी की भांति, तो आपको यहाँ पर इसका राइट आंसर देने की कोशिश करनी है। तो देखिए, पहला यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखा है 0 अधिकतम, ऑप्शन सी कहता है 1, ऑप्शन डी सभी। देखिए, पहले आप तो मुझे ये बताइए कि सरल आवर्त गति होती क्या है? सरल आवर्ती गति से आप क्या समझते हैं? देखिए, सरल आवर्ती गति में जब, देखिए मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में समझाऊं। सरल आवर्ती गति में जब कण अधिकतम स्थिति पर होता है तब वेग शून्य होता है। क्या होता है? जब अधिकतम स्थिति में होता है तो वेग क्या होता है? शून्य होता है। क्या होता है? वेग शून्य होता है। आपको याद रखना है, वेग क्या होता है? शून्य होता है। और अर्थात विस्थापन अधिकतम होता है। समझ चुके हैं आप? तथा जब कण माध्य स्थिति पर होता है तब वेग अधिकतम होता है। क्या होता है? वेग अधिकतम होता है। तो पहले से फिर से आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ। तो समझिए आप, जब सरल आवर्त गति में जब कण जो है क्या होता है? जब कण, आपको ध्यान से समझना है, जब कण अधिकतम स्थिति पर होता है, क्या होता है? अधिकतम कण जो होगा अधिकतम स्थिति पर होगा, अधिकतम स्थिति पर होगा, तब जो है वेग शून्य होता है। वेग क्या होगा? अधिकतम पर क्या होगा? शून्य होगा। शून्य याद रखना आपको। अधिकतम, जब कण जो है अधिकतम स्थिति पर होगा वेग शून्य होगा, अर्थात विस्थापन अधिकतम होता है। समझ चुके हैं? यदि अब दूसरी कंडीशन में आप समझे, तथा जब कण जो है माध्य स्थिति पर होता है, कण जो है क्या होगा? माध्य स्थिति पर होगा।
माध्य स्थिति पर होगा, तब क्या होगा, तब जो है वेग अधिकतम होता है, तब वेग क्या होगा, अधिकतम होगा, वेग अधिकतम होता है। तो आपको याद रखना है। तो यहाँ पर आपसे पूछा क्या गया है उसे आप समझिए। सरल आवर्त गति में जब कण का विस्थापन अधिकतम होता है तब उसका वेग क्या होगा, तो वेग उसका जो होगा, आपको यहाँ पर क्वेश्चन 3 का राइट आंसर आप समझ चुके हैं। तो ऑप्शन ए होगा, क्या होगा, शून्य होगा। क्या होगा, शून्य होगा। शून्य कब होता है, जब सरल आवर्त गति में जब कण अधिकतम स्थिति पर होता है तो उसका वेग शून्य होता है, अर्थात विस्थापन अधिकतम होता है। तो यहाँ पर विस्थापन जो है अधिकतम होता है, तब उसका वेग शून्य होगा। तो कंडीशन मैंने आपको समझा दी है, आज समझ चुके हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपसे पूछा क्या गया उसे ध्यान से आपको समझना है। तो क्रांतिक ताप के बारे में यहाँ पर डिस्कस हो रही है। तो क्रांतिक ताप होता क्या है, आप यहाँ पर समझिए इसको। देखिए, क्रांतिक ताप से नीचे ताप पर पदार्थ की गैसीय अवस्था क्या कहलाती है, आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए आपसे पूछा क्या गया है, क्रांतिक ताप से नीचे ताप पर पदार्थ की गैसीय अवस्था क्या कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 4, वाष्प, गैस, आदर्श गैस, तरल। तो देखिए क्वेश्चन 4 का राइट आंसर आपको यहाँ पर देना है। तो बात करें राइट आंसर की, इसे कहते हैं वेपर। क्या होता है, वाष्प। तो अब देखिए आपके दिमाग में क्वेश्चन ये बन रहा होगा कि क्रांतिक ताप होता क्या है। क्रांतिक ताप को जानना आवश्यक है। क्रांतिक ताप होता क्या है, तो क्रांतिक ताप अगर आपको मैं समझाऊं, क्रांतिक ताप किसी गैस का ताप का वह अधिकतम मान है जिसमें कम ताप पर उस गैस को दाब आरोपित करके गैस अवस्था में परिवर्तित कर दिया जाता है या कर दिया जा सके, तो उस तापमान को गैस का क्रांतिक ताप कहते हैं। तो समझ चुके हैं। तो क्रांतिक ताप आप क्या होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। अब क्वेश्चन नंबर 5 आपसे यहाँ पर पूछा गया है। क्वेश्चन 5 देखिए, एक लेंस की क्षमता निम्नलिखित में से किस में अधिक होगी। तो किस में अधिक होगी, क्वेश्चन नंबर 5। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 5 का। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वायु। यहाँ पर बिल्कुल सही है। क्या है, वायु। एक लेंस की क्षमता निम्नलिखित में से किस में अधिकतम होगी, वायु में होगी। अब देखिए कभी कभी क्वेश्चन में बनता है कि लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है। कभी कभी मात्रक पूछा जा सकता है आपसे। तो मात्रक क्या होता है आपको पता होना चाहिए। नॉर्मल सी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो मात्रक इसका होता है डायोप्टर। क्या होता है, डायोप्टर, जिसे डी से दिखाते हैं। तो डायोप्टर होता है, और एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर है। जिसकी फोकस दूरी क्या है, 1 मीटर है। तो समझ सकते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 6 आता है। किसके अनुसार इलेक्ट्रॉन केवल निश्चित त्रिज्या वाली कक्षाओं में ही घूम सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए इसका राइट आंसर जो होगा क्वेश्चन नंबर 6 का आपको बताना है। ऑप्शन ए कहता है रदरफोर्ड, फ्रैंक हर्ट्ज, थॉमसन, बोहर। तो किसके अनुसार इलेक्ट्रॉन केवल निश्चित त्रिज्या वाली कक्षाओं में ही घूम सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन डी, बोहर। तो बोहर मॉडल आप पढ़ लीजिए। आपने जो है ये मॉडल पढ़ लेने हैं। यहाँ पर उतना समय नहीं है जो हम आपको सभी यहाँ पर जो मॉडल हैं वे एक्सप्लेन कर सकें। अगर आप चाहते हैं तो एक वीडियो में हम जो है जितने भी ये मॉडल हैं वहाँ आपको समझा सकते हैं। तो आप कमेंट कर दीजिए कि आपको ये पढ़ना है। बहुत सरल सी भाषा में आपको हम समझा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे यहाँ पर पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 देखिए आपसे क्या कहता है, न्यूट्रॉन की औसत आयु लगभग होती है। तो कितनी होती है, न्यूट्रॉन की औसत आयु, एवरेज एज आपसे यहाँ पर न्यूट्रॉन की पूछी गई है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी की बात करें, बी एंड सी, यानी कि बी और सी। बी 15 मिनट और सी 17 मिनट। तो 15 मिनट या 17 मिनट ये होती है, तो आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर हमारे पास डी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 8 आता है। तो फटाफट इसका आप राइट आंसर दीजिए हमको। तो इसका जो राइट आंसर है, गैस में द्रव के विलयन का उदाहरण है। देखिए गैस में द्रव के विलयन का उदाहरण है क्वेश्चन नंबर 8। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है बी, बिल्कुल सही है। जो धुंध है, फॉग है, ये गैस में द्रव के विलयन का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। तो यहाँ पर देखिए किससे लोडस्टोन कहा जाता है, लोड स्टोन भी कहते हैं। किसे जो है यहाँ पर लोड स्टोन भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, फटाफट आपको यहाँ पर आंसर देना है। इन चार में से ऑप्शन सी की बात करें, मैग्नेटाइट, बिल्कुल सही आंसर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो है मैग्नेटाइट, बिल्कुल सही आंसर। ऑप्शन नंबर सी मैग्नेटाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 देखिए आपसे यहाँ पर पूछा क्या गया, उसे ध्यान से पढ़ना है। तो वीटल गिब्टल उदाहरण है। तो देखिए वीटल गिब्टल उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 10,
तो क्वेश्चन 10 का राइट आंसर आपको देना है। तो देखिए इसका जो होगा थर्मोस्टेनिंग, यहाँ पर जो है थर्मोस्टेटिंग, यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। थर्मोसेटिंग बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 वाला क्वेश्चन आता है। यहाँ पर 11वें नंबर का क्वेश्चन आपसे कहता है कि सबसे बड़ा शैवाल किस समूह का शैवाल है। तो कौन से ग्रुप का शैवाल सबसे बड़ा शैवाल है, क्वेश्चन नंबर 11। तो देखिए इसका जो राइट आंसर की बात करें, ऑप्शन सी फियोफाइसी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 12, मिश्रित जीवन चक्र पाया जाता है तो किस में पाया जाता है, मिश्रित जीवन चक्र, ऑप्शन नंबर ए बी सी डी। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, क्वेश्चन 12 का राइट आंसर दीजिएगा। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है ब्रायोफाइटा तथा टेरिडोफाइटा, इसमें जो है इनमें मिश्रित जीवन चक्र पाया जाता है, ब्रायोफाइटा तथा टेरिडोफाइटा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 आता है, द्विनिषेचन का सर्वप्रथम वर्णन किसने किया था। तो किसने किया था आपको यहाँ पर बताना है, क्वेश्चन नंबर 13। तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बात करें एक ही बार, नवासिन यहाँ पर बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो ए वाला है बिल्कुल सही है, सॉरी मैंने सी बोला, ए यहाँ पर बिल्कुल सही है, नवासिन। अब आता है क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पर देखिए भ्रूणपोष डाइकोट्स में गुणसूत्री की संख्या होती है तो कितनी होती है, आपको यहाँ पर बताना है क्वेश्चन नंबर 14 का। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया है, जिम्नोस्पर्म पादपों में परागण किस माध्यम से होता है, जिम्नोस्पर्म पादपों में परागण किस माध्यम से होता है, क्वेश्चन नंबर 15। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है इन 4 में से वो होता है हवा के द्वारा, किसके द्वारा, हवा के द्वारा, ऑप्शन नंबर हमारे पास बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है, विंड, क्या है, विंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पर आपसे पूछा गया है प्रोटोनीमा संरचना पाई जाती है तो किस में पाई जाती है प्रोटोनीमा संरचना, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, क्वेश्चन नंबर 16। तो देखिए जो इसका राइट आंसर है ब्रायोफाइटा में जो है प्रोटोनीमा संरचना पाई जाती है, जो कि ऑप्शन सी में आपको यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 आता है। यहाँ पर आपसे पूछा गया स्पाइरोगायरा में क्लोरोप्लास्ट होते हैं तो स्पाइरोगायरा में क्लोरोप्लास्ट होते हैं कितने होते हैं, यहाँ पर आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 17। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर सी वाला है, 1 से 16, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा क्या गया उसे ध्यान से आपको समझना है क्वेश्चन को, समुद्री खरपतवार नाम से किसे जाना जाता है, तो सीवीड्स या पॉन्ड स्कम नाम से किसे जाना जाता है, क्वेश्चन नंबर 18। तो देखिए इसका राइट आंसर बात करें क्लोरोफाइसी हमारा सही होगा, यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर है क्लोरोफाइसी, ऑप्शन ए की बात करें बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर। अब यहाँ पर आपसे पूछा क्या गया है उसे ध्यान से देखना है, मूलाभास होते हैं, देखिए राइजोट्स क्या होते हैं आपसे यहाँ पर सीधी से भाषा में पूछा गया है। तो राइजोट्स आपसे यहाँ पर पूछा गया है तो समझना, आपको इसका राइट आंसर देना है। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों। देखिए जो राइजोट्स होते हैं चपटे हिपैटिसिक में नीचे के भाग से जो मिट्टी या चट्टान से लगा होता है पतले बाल जैसे जो मूलाभास या राइजोट्स ये निकलते हैं, जो जल और लवण सोखते हैं, क्या करते हैं, जल और लवण सोखते हैं। इनमें अतिरिक्त बैगनी रंग के यहाँ पर इसमें सल्क पत्र निकलते हैं जो पौधों का जो है यहाँ पर मिट्टी को यहाँ पर जकड़ कर रखते हैं, यही राइजोट्स कहलाते हैं। तो आपको यहाँ पर जो मूलाभास होते हैं तो किस में होते हैं, मतलब कहने का मतलब है कि क्या होते हैं आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर होगा ये आपको यहाँ पर देना है। देखिए जो ब्रायोफाइटा है यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है, ब्रायोफाइटा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर 20, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत का स्थान कितना है। देखिए इसका जो राइट आंसर है तो यहाँ पर देना आपको। तो दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर है इसका वो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही, कितना 180, कितना 180। देखिए जो ये पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक है आपको याद रखना है कौन जारी करता है इसको, तो ये आपको पता होना चाहिए, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक। तो ये जो है येल सेंटर और एनवायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी द्वारा यहाँ पर, तो इसमें से जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। तो देखिए पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक जो है यहाँ पर
जो भारत का स्थान है पहला स्थान से नीचे से ऊपर की ओर। देखिए इसमें जो है, जो ये रिपोर्ट जारी करता है येल सेंटर फॉर एनवायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी और जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर इंटरनेशनल अर्थ साइंस इंफॉर्मेशन नेटवर्क द्वारा हाल ही में प्रकाशित 2022 की ये रिपोर्ट थी। तो इसमें जो है पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक में जो डेनमार्क है सबसे ऊपर है। उसके बाद जो देखिए डेनमार्क सबसे ऊपर है। क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा सकता है कि पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक में प्रथम स्थान पर कौन रहा। इसके ऊपर वो डेनमार्क था। दूसरे स्थान पर यहाँ पर था ब्रिटेन जो था दूसरे नंबर पर था। और तीसरे नंबर पर था यहाँ पर जो थर्ड पे था वो था फिनलैंड। ये आपको याद रखना है, फिनलैंड था। तो हमारा जो भारत का स्थान था 180 पे था। कितना था? 180। ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21, पौधे लगाते समय किस फसल की सिंचाई की जाती है? तो पौधे लगाते समय किस फसल की सिंचाई की जाती है? क्वेश्चन 21। तो देखिए इसका जो राइट आंसर आपको देना है क्वेश्चन नंबर 21 का 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कोई नहीं। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ पर देखिएगा आपसे पूछा क्या गया है, आशा, बहार, मालवी चमत्कार किसकी प्रसिद्ध किस्में हैं? आशा, बहार, मालवी चमत्कार किसकी प्रसिद्ध किस्में हैं? आपसे यहाँ पर पूछा गया मटर, मसूर, अरहर, सोयाबीन। देखिए क्वेश्चन 22 का जो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन सी, यहाँ पर अरहर बिल्कुल सही है। तो अरहर की ये क्या है? प्रसिद्ध किस्में हैं। आपको बताना चाहिए ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 23। आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि विश्व में सर्वाधिक फल उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? 23 का यहाँ पर राइट आंसर देखिए ये है चाइना। बिल्कुल ए वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, चाइना, ऑप्शन ए। नेक्स्ट यहाँ पर आपसे पूछा क्या गया है उसे ध्यान से समझना है क्वेश्चन को। काली मिर्च में प्रयोग होने वाला भाग है। तो काली मिर्च में प्रयोग होने वाला भाग है सीड, लीफ, फ्रूट, ऑल। देखिए क्वेश्चन 24 का राइट आंसर की बात करें, फ्रूट यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। जो आप यूज़ करते हैं पता ही हुआ आपको, तो इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 25 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि सेप्रोलेग्रिया रोग संबंधित है। देखिए सेप्रोलेग्रिया रोग संबंधित है तो किससे है? मछली, मुर्गी, सुअर, गाय। देखिए ये जो रोग है ये है मछली से संबंधित। किससे? मछली से संबंधित है। यानी कि ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है, ऑप्शन ए। अब देखिए जो मछलियों से संबंधित और भी रोग हैं। डेक्टाइलो, देखिए जो पहला यहाँ पर रोग आता है, यहाँ पर मतलब पहला नहीं, जो आप समझ सकते हैं, आपको याद होना चाहिए जो रोग यहाँ पर होते हैं। डेक्टाइलो गायरोसिस एक रोग होता है, गायरोसिस। ये भी जो है मछलियों से संबंधित रोग है। दूसरा यहाँ पर है गायरोडेक्टाइलोसिस। तीसरा यहाँ पर है फिन रॉट एवं टेल रॉट। जो दूसरा रोग यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है इनमें मछलियों में कौन कौन सा होता है? फिन रॉट और टेल रॉट, फिन रॉट, टेल रॉट। ये भी जो है मछलियों का ही रोग है। तो ये कुछ जीवाणु के द्वारा होता है, जैसे एरोमोनास है, फ्लोरोसेंस है, इनके द्वारा ये होता है। एरोमोनास हो गया, ये जो है जीवाणु होते हैं, ये जो है ये रोग पैदा कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर होता है लाल घाव का रोग, जिसे जो है एपिजोटिक अल्सरेटिव सिंड्रोम कहा जाता है। ये जो है अत्यंत घातक रोग होता है मछलियों के लिए, तो आप ये रोग भी याद रख लीजिएगा। तो ये जो है सेप्रोलीग्रिया रोग जो है किससे संबंधित है? मछलियों से संबंधित है। ऑप्शन हमारा ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के दिन हमारे पास 25 क्वेश्चंस जो आगामी एग्जाम यहाँ पर होना है लैब असिस्टेंट का, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। आपको जो है हमारे साथ बने रहना है इसी तरह से, और वीडियो को लाइक करना है अगर आपको वीडियो पसंद आता है। और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। किसी क्वेश्चन में दिक्कत होती है आप कमेंट के माध्यम से हमको बता सकते हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक ढेर सारी शुभकामनाएं आपको।